हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अकाउंटिंग इनसाइट्स विद सीए दीपक वाधवा। आज हम डिस्कस करेंगे एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट दैट इज IAS 37 प्रोविजंस, कंटीजेंट लायबिलिटी और कंटीजेंट असेट्स के बारे में जानकारी आज हासिल करेंगे। मेरी कुछ प्रोफेशनल से बात हुई, कुछ स्टूडेंट से बात हुई, तो उनका कहना ये था कि सर हमें कुछ डिफिकल्टीज आती हैं, प्रोविजंस क्या होता है, कंटीजेंट लायबिलिटीज क्या होता है, डेफिनेशन एज इट इज जो IFRS के वो नहीं याद हो पाती हैं, और ये पहचानने में भी दिक्कत आती है कि प्रोविजन में क्या आएगा, कंटीजेंट लायबिलिटी में आएगा, कंटीजेंट असेट में क्या आएगा। तो इसलिए मैं आज ये वीडियो लेके आया हूं जहां पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि प्रोविजंस का क्या मतलब है, कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होती है, कंटीजेंट असेट्स क्या होती है, और किस तरह से आप ये डेफिनेशंस को भी इजीली ग्रैब कर पाओगे और कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकल लाइफ में भी अप्लाई कर पाओगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोविजन जानने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहता हूं। वो कॉन्सेप्ट का नाम है चार्ज ऑन प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। चार्ज ऑन प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। आइए पहले इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं, फिर हम प्रोविजन, कंटीजेंट लायबिलिटी और कंटीजेंट असेट्स की डेफिनेशन के ऊपर जाएंगे। जी चलिए, देखिए जब हम प्रॉफिट और लॉस अकाउंट या इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो हम कुछ इस तरह से बनाते हैं। यहां पे हम लिखते हैं सेल्स रेवेन्यू। सेल्स रेवेन्यू जो हमने ड्यूरिंग द ईयर में सेल की, देन उसके बाद यहां से हम उसमें से माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करने के बाद आपके पास यहां पे ग्रोस प्रॉफिट बच जाता है। उस ग्रोस प्रॉफिट में से आप सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सभी के सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, फाइनेंस को, सब चीजें आप इसमें से माइनस कर देते हैं। एडमिन एक्सपेंसेस में एग्जांपल के तौर पे लिख के चल रहा हूं, इसमें कई तरह के आते हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस भी आते हैं जैसे कि सैलरी और सेलिंग के खर्चे, डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे और इंटरेस्ट यानी कि फाइनेंस कॉस्ट। एट द एंड हमारे पास यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स की फिगर आती है। ये आप माइनस कर देंगे तो यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स की फिगर आ जाएगी। इसमें से आप टैक्स डिडक्ट कर देंगे, जो यहाँ पे आपके पास पैट निकल के आ जाता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो देखिए, जो हमारा प्रोविजन का एलिमेंट होता है, प्रोविजन हमारा समवेयर यहाँ पे बनता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अल्टीमेटली कहने का मकसद ये है कि जो प्रोविजन है हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स की कैलकुलेशन से पहले बनाया जाता है। जो प्रोविजन बनाया जाता है वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स की कैलकुलेशन से पहले बनाया जाता है, इसलिए इसे चार्ज ऑन प्रॉफिट भी कहा जाता है। इसलिए इसे चार्ज ऑन प्रॉफिट भी कहा जाता है। द रीजन इज सिंपल कि आपको चाहे एट द एंड चाहे आपको प्रॉफिट हो, लॉस हो, फायदा हो, नुकसान हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रोविजन तो बनाना ही बनाना है। प्रोविजन तो बनाना ही बनाना है। तो प्रोविजन जो है वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स की कैलकुलेशन से आप ऊपर दिखाते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की कैलकुलेशन से ऊपर दिखाते हैं। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज चार्ज ऑन प्रॉफिट। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद हम क्या करते हैं, इसमें से कुछ पोर्शन डिविडेंड के तौर पे शेयर होल्डर को बांट देते हैं और कुछ पोर्शन हम रिजर्व की फॉर्म में रखते हैं अपने पास। रिजर्व की फॉर्म में रखते हैं ताकि हम फ्यूचर से इसमें कोई अनसर्टेनिटी से निपट पाए। तो देखिए, अब यहां पे प्रोविजन जो बना वो चार्ज ऑन प्रॉफिट हुआ कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स की कैलकुलेशन से पहले निकाला गया। बट जब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से हमने कुछ पैसा तो शेयर होल्डर में बांट दिया इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, और कुछ पैसा हमने अभी भी रखा, कुछ प्रॉफिट हमने अभी भी रखा इन द फॉर्म की इसको फ्यूचर में किसी पर्पज के लिए यूटिलाइज कर लेंगे। उसको हमने पार्ट नाम दिया रिजर्व का। तो रिजर्व इज लाइक एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये क्या है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो इन दोनों चीजों को प्लीज ध्यान से देखिए। कई जगह कुछ मेरे दोस्त कंफ्यूज होते हैं प्रोविजन और रिजर्व में। तो प्रोविजन इज वेरी क्लियर। प्रोविजन इज अ चार्ज ऑन प्रॉफिट। ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स से ऊपर दिखाया जाता है, पहले दिखाया जाता है, एंड ये प्रॉफिट के ऊपर चार्ज है। चाहे एट द एंड आपको प्रॉफिट हो, यहां पे आके लॉस हो, प्रोविजन तो दिखाना ही दिखाना है। ड्यू टू द प्रूडेंस कॉन्सेप्ट आपको वो दिखाना ही दिखाना है। जबकि रिजर्व तभी दिखाना है जब आपके पास प्रॉफिट हो। जब आपके पास प्रॉफिट हो, जब लॉस हो रहा है, खुद के पास तो प्रॉफिट हो नहीं रहा, तो आप उसमें से पैसा निकाल लेंगे कैसे? तो रिजर्व तो तब बनेगा जब आपके पास प्रॉफिट हो। लॉस के केस में रिजर्व नहीं बनेगा। जबकि प्रोविजन तो बनाना ही बनाना है ड्यू टू प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, और चाहे एट द एंड आपके पास प्रॉफिट हो या लॉस हो। इसलिए प्रोविजन को बताया गया कि दिस इज अ चार्ज ऑन प्रॉफिट, और रिजर्व को बताया है दिस इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी।
कि प्रॉफिट जो होता है जो प्रोविजन होता है वो प्रॉफिट के ऊपर चार्ज होता है, वो तो हमें पीएनएल में दिखाना है कि हमें प्रूडेंसी कॉन्सेप्ट ने बताया, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ने बताया है। और जो हमारा रिजर्व होता है दैट इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट होगा तो कुछ हिस्सा बांट देंगे, रिजर्व में रख देंगे, और अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो रिजर्व की बात ही नहीं होगी। आई होप चार्ज और एप्रोप्रिएशन की बात आपको समझ में आ गई होगी। जी सर, हमें बात समझ में आ गई है। एक बारी फटाफट से हमें एंट्री करके दिखा दीजिए, और उसके बाद आप क्या कीजिए, हमें प्रोविजन का एक बारी कॉन्सेप्ट भी समझा दीजिए। तो ठीक है जी, आपको अगर चार्ज ऑन प्रॉफिट की बात समझ में आ गई है तो मैं आपसे एंट्रीज के बारे में डिस्कस करता हूं। जब भी प्रोविजन बनेगा तो हम किस तरह की एंट्री करते हैं, हम एक्सपेंस, जो भी हमारा रेलिवेंट एक्सपेंस होगा उसको डेबिट करेंगे, और क्रेडिट किसको करेंगे, प्रोविजन को हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि प्रोविजन हमारे लिए एक लायबिलिटी की लिए की तरह यूज होगी। तो प्रोविजन क्रेडिट होगा और एक्सपेंस हमारा डेबिट होगा। एक्सपेंस आपका प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को हिट करेगा, आपके प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को इंपैक्ट करेगा। जो मैं दिखा रहा था कि प्रॉफिट और लॉस में बिफोर टैक्स से ऊपर हम प्रोविजन दिखाते हैं, तो ड्यू टू दिस रीजन ये आप ये यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में आएगा, और उससे एक आपकी लायबिलिटी क्रिएट होगी। जब प्रोविजन को हम की रिवर्स करेंगे ये, या फिर हम उसको कम करेंगे, देखिए प्रोविजन इंक्रीज करने के लिए ये एंट्री है, और प्रोविजन डिक्रीज करने के लिए आप इसका रिवर्स कर सकते हैं, आप इसका रिवर्स कर सकते हैं। आई होप आपको प्रोविजन की एंट्री समझ में आई होगी। अब मैं बात करता हूं कि IAS 37 को लाने का क्या पर्पस था, बोर्ड के दिमाग में क्या चीजें चल रही थी जब ये स्टैंडर्ड आया, और ऑर्गेनाइजेशंस किस तरह की प्रैक्टिसेस कर रही थी कि जो ये स्टैंडर्ड लाने की जरूरत पड़ी। तो देखिए जरा ध्यान से, मैं फिर से आपके सामने एक सैंपल प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाता हूं, और उसके अकॉर्डिंग ही हम इसको डिस्कस करते हैं एक बारी। देखिए यहां मैंने आपको बताया कि हम यहां पे सेल्स दिखाते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स दिखाते हैं, हाँ भाई हाँ, यहाँ पे ग्रोस प्रॉफिट, और यहाँ पे हर तरह के एक्सपेंसेस आते हैं इनडायरेक्ट नेचर के। एट द एंड हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है, और यहाँ पे टैक्स निकल के आता है, और यहाँ पे पैट आता है। ये बात आपको समझ में आ गई थी, यहाँ पे सब तरह के खर्चे आ जाते हैं। देखिए पहले क्या होता था, ये स्टैंडर्ड आने से पहले अगर ऑर्गेनाइजेशन जो है, आपको पता है कि जो टैक्स की कैलकुलेशन है, जो टैक्स है ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती थी, अगर उन्हें कम टैक्स पे करना होता था तो उन्हें प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी कम लेके आना होता था। ये बात आपको समझ में आती है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कम कब आएगा, जब आपके एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे, या आपकी सेल्स कम होगी और एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती थी, यहां पे प्रोविजन अपनी मर्जी से कुछ भी फिगर्स यहां पे प्रोविजन की डाल देती थी, प्रोविजन को बढ़ा के दिखा देते थे कोई, क्योंकि तब कोई ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं थी, डिफाइंड नहीं था, तो अपनी मर्जी से प्रोविजन की वैल्यू कम या ज्यादा करके दिखा देते थे, जिससे उनका प्रॉफिट के ऊपर इंपैक्ट आता था, और अल्टीमेटली टैक्स भी उन्हें उसके हिसाब से पे करना पड़ता था। तो दिस काइंड ऑफ प्रैक्टिस कॉल्ड एज प्रॉफिट स्मूथनिंग। तो प्रॉफिट को स्मूथ कर लेते थे, वो प्रॉफिट स्मूथनिंग करते थे कि प्रोविजन की वैल्यू को अपनी मर्जी से बढ़ा के कम करके दिखा देते थे, जिसका अल्टीमेट इंपैक्ट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की कैलकुलेशन पे आ जाता था, और टैक्स उनको उसके हिसाब से देना होता था। तो इस तरह की चीजों को दूर करने के लिए, इस तरह की चीजों पर लगाम लगाने के लिए IAS 37 आया, जहां पे बोर्ड ने, IASB बोर्ड ने डिफाइन किया कि अगर ये पैरामीटर्स फुलफिल होते हैं तभी आप प्रोविजन बनाओगे, और उसमें वहां पे अमाउंट को भी रिलायबली मेजर के नाम पे बताया गया कि किस तरह से अमाउंट को आप मेजर करोगे। तो ये सारी चीजें हमें IAS 37 में बताएगी। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि IAS 37 के अकॉर्डिंग प्रोविजन का क्या मतलब होता है, कंटीजेंट लायबिलिटी का क्या मतलब होता है, कंटीजेंट एसेट्स का मतलब क्या होता है। आई होप आपको बैकग्राउंड समझ में आई होगी। पहली बैकग्राउंड कि चार्ज ऑन प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन में क्या फर्क होता है, तो जो प्रोविजन है दैट इज अ चार्ज ऑन प्रॉफिट, ये बात भी आपको समझ में आई होगी। जब प्रोविजन इंक्रीज होता है, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट यूटिलाइज होता है, यूज होता है, इंपैक्ट पड़ता है प्रॉफिट और लॉस के ऊपर, क्योंकि ये चार्ज ऑन प्रॉफिट है। सेकेंड एलिमेंट भी आई होगा, आपको समझ में आया होगा कि पहले क्या होता था, पहले क्योंकि कोई गाइडलाइंस नहीं थी तो कंपनी अपनी मर्जी से बढ़ा दिया प्रोविजन, तो खर्चे कम ज्यादा दिखा दिए, प्रॉफिट कम हुआ, प्रॉफिट कम हुआ तो टैक्स कम देना पड़ता था, राइट। बट नाउ बोर्ड हैज मेड दिस इज वेरी क्लियर कि अब आपको इस तरह से ही प्रोविजन को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा जी। तो आइए अब बात करते हैं इस स्टैंडर्ड के बारे में। इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो है वो
प्रोविजन का क्या मतलब है और कंटीजेंट लायबिलिटी, कंटीजेंट एसेट का क्या मतलब है। चलिए, प्रोविजन आपको पता है एक लायबिलिटी होती है, तो प्रोविजन को डिस्कस करने से पहले मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं कि लायबिलिटी क्या होती है। सर लायबिलिटी क्या होती है? लायबिलिटी तो एक किस्म से पैसा जिसको हमने, देनदारी होती है कि हमने किसी को पैसा देना, दैट इज लायबिलिटी। डियर, इसको डिफाइन कैसे करोगे? सोचो, जो जरा सोचो, कितने सालों से हम लायबिलिटी को पढ़ते आ रहे हैं, क्या कभी सोचा कि लायबिलिटी को डिफाइन कैसे करेंगे? लायबिलिटी क्रेडिटर होते हैं, लायबिलिटी लोन होता है, लायबिलिटी ओवरड्राफ्ट होता है। हाँ, मैं मानता हूं ये सारे एग्जाम्पल है लायबिलिटी के, पर लायबिलिटी होता क्या है? सोचने दो। चलिए मैं बताता हूं। एज पर IFRS, लायबिलिटी का मतलब होता है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। क्या मतलब होता है? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। ध्यान से सुनिएगा, जो मेरे प्रोफेशनल बंधु भी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपके यहां पे कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होने वाले हैं। आज के बाद कोई भी डाउट नहीं रहेगा इसके बारे में। मैं मानता हूं कि अब तक डाउट रहते होंगे, बट आज के बाद कोई डाउट नहीं रहेगा, यह विश्वास रखिएगा। वीडियो को ध्यान से समझ के देखिएगा, और अगर अच्छी लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और मेरे साथ आप जुड़ भी सकते हैं, कमेंट के माध्यम से हम बातें भी कर सकते हैं। तो प्लीज इसको जरा ध्यान से समझिएगा कि लायबिलिटी होती है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट। अभी मैं एक एक एलिमेंट को डिस्कस करूंगा। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन arising from past events, settlement of which is expected to be result in outflow of resources or outflow of economic benefit basically। अगर इसका सेटलमेंट होगा तो किस चीज का आउटफ्लो होगा? अगर इसका सेटलमेंट होगा तो आउटफ्लो होगा इकोनॉमिक बेनिफिट्स का। एंटिटी के यहां से इकोनॉमिक बेनिफिट्स जाएंगे, आउटफ्लो होगा। जरा ध्यान से समझिएगा इसको, एक एक करके इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। लायबिलिटी अगर आपको समझ में आ गया तो प्रोविजन और कंटीजेंट लायबिलिटी अपने आप समझ में आ गया, लिख के देना। लायबिलिटी का मतलब होता है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट। जब इसकी सेटलमेंट होगी तो एंटिटी की यहां से इकोनॉमिक बेनिफिट्स का आउटफ्लो होगा, कुछ एंटिटी की यहां से जाएगा, आउटफ्लो होगा यानी कि जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कि आपकी कोई ड्यूटी है जो आपको करनी है, कोई आपके ऊपर अकाउंटेबिलिटी है, कोई आपके दायित्व है, ठीक है जी, कुछ आपकी अकाउंटेबिलिटी जो आपको निभानी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। जो ऑब्लिगेशन है वो कैसी होनी चाहिए? आज की डेट में स्टैंड होनी चाहिए, आज की डेट में आपके ऊपर वो दायित्व होना चाहिए। फ्यूचर ऑब्लिगेशन लायबिलिटी नहीं होती, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन लायबिलिटी का पार्ट होंगे। ऑब्लिगेशन मैं इस वीडियो में आपके साथ कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा और अगली वीडियो में आपके साथ एग्जांपल्स डिस्कस करूंगा। काफी सारे एग्जांपल्स हैं मेरे पास जिनसे हम और अच्छे से इस चीजों को पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान देना और अगली वीडियो में हम एग्जांपल्स के ऊपर ध्यान देंगे। तो ऑब्लिगेशन का मतलब दो तरह से हम डिफाइन करते हैं। ऑब्लिगेशन हमारी दो तरह की होती है, एक होती है लीगल ऑब्लिगेशन, एक होती है कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। जरा ध्यान से समझिए। लीगल ऑब्लिगेशन का मतलब होता है जो बाय लॉ, बाय कॉन्ट्रैक्ट हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन आई है। मैं यहां पे लिख देता हूं, लीगल का मतलब है बाय लॉ, कॉन्ट्रैक्ट या तो वो ऑब्लिगेशन लीगली बाय लॉ आपके ऊपर एप्लीकेबल है या बाय कॉन्ट्रैक्ट आपके ऊपर एप्लीकेबल है। उस तरह की ऑब्लिगेशंस को आप क्या बोलेंगे? लीगल ऑब्लिगेशन। एग्जांपल लेके चलते हैं। आपने गाड़ी खरीदी, जब गाड़ी खरीदी तो वेंडर ने आपको एक वारंटी कार्ड दिया कि अगर गाड़ी खराब हो जाती है 3 साल के अंदर या 5 साल के अंदर, हम इसको
आपको रिपेयर करा के देंगे, आपको वारंटी कार्ड दिया गया बकायदा, ठीक है। अगर आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो ऑब्लिगेशन किसकी, उस वेंडर की ऑब्लिगेशन बन जाएगी, क्योंकि उसने आपको रिटर्न में कॉन्ट्रैक्ट साइन करके दिया हुआ है कि आपको ये काम वो रिपेयर करा के देगा, तो ये उसकी ऑब्लिगेशन बन जाती है। तो ऑब्लिगेशन, पहली जो ऑब्लिगेशन होती है अराइज होती है लीगल के थ्रू, बाय लॉ या बाय कॉन्ट्रैक्ट आपके ऊपर एप्लीकेबल है। बाय लॉ का मतलब यहां पे समझते हैं कि जैसे कोई गवर्नमेंट है, मान लीजिए आजकल आपको पता है कि सस्टेनेबिलिटी के ऊपर फोकस है सभी गवर्नमेंट्स का, सभी इकोनॉमीज का। तो गवर्नमेंट जो है उन्होंने एक लॉ बनाया, एक एक्ट पास हुआ कि जितनी भी फैक्ट्रीज हैं वहां पे स्मोक फिल्टर लगा जाएंगे ताकि इन्वायरमेंट को सुरक्षित रखा जा सके। तो अगर गवर्नमेंट ने एक ऐसा एक्ट पास कर दिया तो वो जितनी भी फैक्ट्रीज हैं वो सबके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा, और वो एप्लीकेबल किस तरह का होगा, लीगल एप्लीकेशन बाय लॉ, क्योंकि वहां पे लॉ पास कर दी गई उस जुरिसडिक्शन में। तो याद रखिएगा जो ऑब्लिगेशन है इट मे बी लीगल और कंस्ट्रक्टिव। लीगल या तो कोई लॉ एक्ट पास कर दिया गया है, या आपके पास कोई कॉन्ट्रैक्ट आपने ऐसा किया हुआ है जिसकी वजह से आपके लिए वो ऑब्लिगेशन बन जाती है, जैसे मैंने गाड़ी का एग्जांपल दिया। दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं कंस्ट्रक्टिव के। कंस्ट्रक्टिव का केस क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है कि कोई लीगल बाउंड नहीं है, आप जो है वो लीगली बाउंड नहीं है। लीगली आपकी ना तो आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, ना कोई ऐसा एक्ट उस ज्यूरिसडिक्शन में है, बट आपने वैलिड एक्सपेक्टेशन क्रिएट कर दी गई है यूजर्स के लिए। यूजर्स का मतलब जो लोग आपके प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं उनके लिए आपने वैलिड एक्सपेक्टेशन क्रिएट कर दी गई है थ्रू पब्लिश पॉलिसी, या तो आपने कोई ऐसी पॉलिसी पब्लिश की हुई है, या फिर आपने जो आपका एस्टेब्लिश पैटर्न ऑफ पास्ट प्रैक्टिसेस, आप क्या करते हैं, आपका जो काम है, अभी मैं इसको एक बार डिटेल में डिस्कस करता हूं, लिख के एस्टेब्लिश पैटर्न ऑफ पास्ट प्रैक्टिसेस, इसके बारे में चर्चा करते हैं। एग्जाम्पल से पढ़ेंगे। देखिए आई होप आपको यह बात तो समझ में आ गई होगी कि लीगल का क्या मतलब है, बाय लॉ और बाय कॉन्ट्रैक्ट। कंस्ट्रक्टिव का मतलब है कि आपको लीगली तौर पे तो बाउंड नहीं हो, बट आपने वैलिड एक्सपेक्टेशन, जो आपके कस्टमर्स हैं उनको एक एक्सपेक्टेशन दे रखी है कि अपनी पास्ट प्रैक्टिसेस से या पब्लिश पॉलिसी से, अपनी पास्ट प्रैक्टिसेस से या पब्लिश पॉलिसी, उनको एक एक्सपेक्टेशन दे रखी है कि ये आपके लिए ऑब्लिगेशन बन सकती है। मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं। एक रिटेल स्टोर में जाते हैं, कपड़े के स्टोर में जाते हैं हम, वहां पे जाके अपने कपड़े खरीदे। जब कपड़ा खरीदा तो वहां पे साफ साफ लिखा होता है कि फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा मत करें। लिखा होता है कि नहीं लिखा होता? लिखा होता है, वहां भी लिखा था। तो आपने कपड़े खरीदे, कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं, ना आप कोई लीगली बाउंड है। मैं यहाँ पे बिजनेसमैन के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं। बट जो बिजनेसमैन है, नेक दिल इंसान है, वो क्या करता है, अगर किसी को चीज पसंद नहीं आती या साइज अच्छा नहीं आता या कोई भी छोटा मोटा नुक्स आ जाता है प्रोडक्ट के अंदर, तो वो उसको रिप्लेस करा के दे देता है, ठीक है, या पैसे वापस कर देता है। तो ये उसकी प्रैक्टिस है, पास्ट में वो ऐसा करता आया और कस्टमर्स को भी पता है कि वो ऐसा करता आया। तो अगर आपको लगता है कि आपने कोई इस तरह की प्रैक्टिसेस फॉलो की हुई है पास में, चाहे आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, चाहे आप लीगली बाउंड नहीं हो, इवन देन आपके लिए वो कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन बन जाएगी, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि अगर चीज खराब निकली तो आप उसको वापस ले लोगे। कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन का यहां पे मतलब है कि आपने एक वैलिड एक्सपेक्टेशन क्रिएट की गई है अपनी पास्ट प्रैक्टिस से और पब्लिश पॉलिसी से, जिसकी वजह से आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन बन गई है। मैं रिटेल स्टोर का एग्जांपल ले रहा था कि कपड़ों का शोरूम है, आप कपड़े खरीदने गए, आपको कपड़ों की फिटिंग पूरी नहीं आई या कपड़ा शुरू में ही खराब निकल गया, तो जो बिजनेसमैन है, जो शॉपकीपर है, वो उसको, रिटेल स्टोर है, वो वापस ले लेता है आपसे, वापस लेके आपके पैसे रिफंड कर देता है। तो बिजनेसमैन के पर्सपेक्टिव से, रिटेल स्टोर के पर्सपेक्टिव से, दैट इज ट्रीटेड एज अ कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। इसको क्या बोला जाएगा? कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन बोला जाएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी कि लीगल में क्या होता है और कंस्ट्रक्टिव में क्या होता है। लीगल में या तो कोई एक्ट हो या कॉन्ट्रैक्ट आपने किया हो, और कंस्ट्रक्टिव में आपने कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, ना कोई ऐसा लॉ है, बट स्टिल आप अपनी गुडविल के लिए, आप अपनी रेपुटेशन के लिए आप इस तरह से डील करते हैं कस्टमर से
तो इस चीज को हम कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी? कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन कुछ भी हो सकता है, लीगल भी हो सकता है और कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ये पास्ट से जनरेट हो। आपने कुछ ऐसा काम किया है जिसकी वजह से, पास्ट में कुछ ऐसा काम किया हुआ है जिसकी वजह से ये ऑब्लिगेशन आज एग्जिस्ट कर रही है। यू हैव डन समथिंग ऑलरेडी इन द पास्ट जिसकी वजह से ऑब्लिगेशन आज एग्जिस्ट कर रही है। आज रिपोर्टिंग डेट पे अगर हम 31 मार्च को अपनी बैलेंस शीट फाइनल कर रहे हैं तो आपको देखना है क्या 31 मार्च को ये ऑब्लिगेशन स्टैंड करती है। इफ द आंसर इज यस, तब तो लायबिलिटी मानी जाएगी। अगर ये ऑब्लिगेशन आज नहीं है, फ्यूचर में होगी, तब आप इसको लायबिलिटी नहीं मानोगे। तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का आज होना जरूरी है। और सेटलमेंट, जब आप इसको सेटल करोगे, तो जब आप इसको सेटल करोगे तब आपको उसके लिए आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज पे करना पड़ेगा। आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज पे करना पड़ेगा आपको। रिसोर्सेज, इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो है वो आपको देने पड़ेंगे। आपको इकोनॉमिक बेनिफिट्स देने पड़ेंगे। के लिए तीनों एलिमेंट का फुलफिल होना बहुत जरूरी है। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का राइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट होना चाहिए, सेटलमेंट से, जिसकी सेटलमेंट से इकोनॉमिक बेनिफिट्स का आउटफ्लो। तो लायबिलिटी के लिए तीनों एलिमेंट का कंप्लीट होना जरूरी है, फुलफिल होना जरूरी है। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का पास्ट इवेंट से अराइज होना चाहिए, जिसकी सेटलमेंट से इकोनॉमिक बेनिफिट्स का आउटफ्लो हो। तो तीनों एलिमेंट्स का फुलफिल होना जरूरी है, तीनों कंडीशन का फुलफिल होना जरूरी है। एक भी बच्चा छूट गया तो सुरक्षा चक्र टूट गया। और अगर एक भी डेफिनेशन के एक भी एलिमेंट कंप्लीट नहीं हुआ तो डेफिनेशन पूरी नहीं मानी जाएगी। तो लायबिलिटी के लिए तीनों एलिमेंट का होना जरूरी है। चलिए, आई होप लायबिलिटी आपको समझ में आई होगी। अब बात करते हैं प्रोविजन की। तो प्रोविजन की डेफिनेशन मैं आपको बताता हूं कि जो स्टैंडर्ड में दिया वो क्या दिया। प्रोविजन इज अ लायबिलिटी, क्या बताया गया? इट इज अ लायबिलिटी ऑफ अनसर्टेन अमाउंट और टाइमिंग। प्रोविजन इज अ लायबिलिटी ऑफ अनसर्टेन अमाउंट ऑफ टाइमिंग, यानी कि प्रोविजन भी एक लायबिलिटी है, बट टाइमिंग और अमाउंट के बारे में अनसर्टेनिटी पैदा की गई है। वहां पे श्योरिटी नहीं है कि किस टाइम पे के होगा, कि अमाउंट कितना होगा। तो अगर अनसर्टेनिटी है वहां पे टाइमिंग और अमाउंट के बारे में, देन इट इज कॉल्ड एज प्रोविजन। तो अगर हम इसको इसी डेफिनेशन से लिंक जोड़ के देखें तो प्रोविजन की डेफिनेशन किस तरह से बनेगी। देखिए, आज आपको डेफिनेशन डिराइव करना भी सिखाएंगे, किस तरह से डेफिनेशन बनाई गई है। तो पहले आप एज इट इज लायबिलिटी की डेफिनेशन यहां पे लिख दीजिए। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन सेम टू सेम, लो जी लिख दिया। पास्ट इवेंट, दूसरा एलिमेंट भी और तीसरा एलिमेंट भी लिख देते हैं कि जिसका सेटलमेंट से इकोनॉमिक बेनिफिट्स का आउटफ्लो होगा। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। अब देखिए चेंजेस क्या है लायबिलिटी और प्रोविजन में। लायबिलिटी और प्रोविजन में चेंजेस ये हैं कि प्रोविजन की डेफिनेशन में अनसर्टेनिटी को जोड़ा गया, यानी कि अनसर्टेनिटी को किस तरह से जोड़ा गया उसके बारे में बात करेंगे। पहले अनसर्टेनिटी, यहां पे मैं रेड पेन से लिख रहा हूं, अगर विजिबल नहीं है तो प्लीज मुझे माफ कर देना, बट मैं लिख देता हूं आपको लिए, बोल देता हूं। इट इज प्रोबेबल, यहां पे वर्ड ऐड किया गया प्रोबेबल। एक चेंजेस ये जो रेड में मैं लिख रहा हूं वो चेंजेस है इस डेफिनेशन और इस डेफिनेशन में। और दूसरा चेंजेस क्या बताया गया, रिलायबल एस्टिमेट ऑफ अमाउंट कैन बी मेड। रिलायबल एस्टिमेट कैन बी मेड, आप मेजर कर सकते हैं, एस्टिमेट लगा सकते हैं, देन इट इज अ प्रोविजन। एक्चुअली नहीं पता कि क्या होगा, बट एस्टिमेट आप लगा सकते हैं। तो यहां और यहां में फर्क है। देखिए, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन दोनों में सेम था, पास्ट इवेंट दोनों में सेम था। यहां एक प्रोबेबल वर्ड को जोड़ा गया और एक वर्ड यूज किया गया, रिलायबल एस्टिमेट कैन बी मेड। यानी कि इन दोनों का पर्पस क्या था, इन दोनों से हमारा जो है वो, इन दोनों से हमारा अनसर्टेनिटी को ऐड किया गया। अगर अनसर्टेनिटी आ गई है तो वो प्रोविजन कहलाएगी। अगर अनसर्टेनिटी आ गई है देन इट इज कॉल्ड एज प्रोविजन, देन इट इज कॉल्ड एज प्रोविजन। तो प्रोबेबल का मतलब समझते हैं क्या होता है। प्रोबेबल का मतलब होता है कि जिसकी होने की संभावना ना होने से ज्यादा है, जिसकी होने की संभावना ना होने से ज्यादा है। यानी कि अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं कि 50% से ज्यादा, 51% से ज्यादा अगर चांसेस हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबल। प्रोबेबल, प्रोबेबल का मतलब होता है कि होने की संभावना ना होने से ज्यादा है, मोर लाइकली देन नॉट। यानी कि
यहां पे आप सोच रहे होंगे कि प्रोबेबल वर्ड क्यों यूज किया गया। देखिए ये आईएफआरएस स्टैंडर्ड जो है वो प्रिंसिपल बेस्ड स्टैंडर्ड है, दीज आर नॉट रूल बेस्ड स्टैंडर्ड। तभी यहां पर आपको इस तरह के वर्ड दिए होंगे, वर्चुअल, सर्टेन, प्रोबेबल, पॉसिबल, रिमोट, इस तरह से वर्डिंग दी हुई है, क्योंकि ये जो स्टैंडर्ड है ये स्टैंडर्ड है सारे प्रिंसिपल बेस्ड स्टैंडर्ड्स। रूल बेस्ड स्टैंडर्ड होते तो वहां पे लिखा होता कि 10%, 20%, यहां परसेंटेज के बारे में बात नहीं गई, यहां प्रोबेबिलिटी के बारे में बात की गई है कि कितना होगा, तो इसलिए वर्ड यूज किया गया प्रोबेबल। बट प्रैक्टिकली हम प्रोबेबल उसको मानते हैं कि जहां पे चांसेस ज्यादा है, लाइक 51% और उससे ज्यादा चांसेस हैं, देन इट इज कॉल्ड एज प्रोबेबल। अगर आपको लगता है किसी लाइबिलिटी जो होगी उसके चांसेस 51% से ज्यादा है, देन इट विल बी ट्रीटेड एज प्रोविजन। अभी मैं और डिटेल में इसके बारे में डिस्कशन करूंगा, एक लास्ट में डायग्राम बनाऊंगा, वहां इसको और अच्छे से समझेंगे। बट अभी आप समझिए इन दोनों डेफिनेशन में क्या अंतर है। यहां पे ऐसी अनसर्टेनिटी नहीं थी, बट यहां पे अनसर्टेनिटी बताएगी कि इट इज प्रोबेबल कि आउटफ्लो होगा रिसोर्सेज का और इकोनॉमिक बेनिफिट्स का आउटफ्लो का। और चौथा एलिमेंट बताएगा कि आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। अंदाजा कैसे लगता है? देखिए कोई कोर्ट में केस चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसके लॉयर बता सकते हैं कि अगर हम कोर्ट में केस हार जाते हैं तो हमें इतना अमाउंट पेनल्टी के तौर पे देना पड़ सकता है। तो अगर आप अंदाजा लगा सकते हैं उस चीज का, देन इट विल बी कॉल्ड एज प्रोविजन। तो प्रोविजन में दो अनसर्टेनिटीज जोड़ी गई, पहली कि प्रोबेबल वर्ड यूज किया गया और रिलायबल एस्टिमेट कैन बी मेड। ओके, आई होप लाइबिलिटी की डेफिनेशन समझ में आई होगी आपको, और अब उसी के साथ साथ अनसर्टेनिटी जोड़ी तो प्रोविजन की डेफिनेशन बन गई। अब बात करते हैं कंटीजेंट लाइबिलिटी के बारे में। कंटीजेंट लाइबिलिटी का मतलब होता है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। मैं एज इट इज लाइबिलिटी की और प्रोविजन की डेफिनेशन को यहां पे भी रेप्लिकेट कर देता हूं। पहला एलिमेंट आ गया प्रेजेंट ऑब्लिगेशन वाला, उसको लिख देते हैं। दूसरा पास्ट इवेंट, तीसरा यहां पे वर्ड यूज होगा नॉट प्रोबेबल, यानी कि हम यहां से खत्म कर रहे हैं, यानी कि 50% से ज्यादा चांसेस नहीं है, 50% से कम चांसेस। अगर ऐसी बात है तो नॉट प्रोबेबल वर्ड यूज होगा, और ना आप इसका रिलायबल एस्टिमेट लगा सकते हैं। नो रिलायबल एस्टिमेट कैन बी मेड। देखिए दोनों में क्या अंतर आया। अब तीनों डेफिनेशन को एक बार ही करेंगे और हमारे पास क्रिस्टल क्लियर चीजें हो जाएंगी। लाइबिलिटी का मतलब है कि एक ऑब्लिगेशन है जिसको जो पास्ट इवेंट्स आई और जिसकी सेटलमेंट से आपको इकोनॉमिक बेनिफिट्स का आउटफ्लो होगा। प्रोविजन में एक अनसर्टेनिटी आ गई, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, पास्ट इवेंट है, सेम यहां तक, बट चांसेस 50% से ज्यादा, बट पुख्ता चांसेस, वर्चुअली सर्टेन नहीं है, 100% चांसेस नहीं है, 50% से दो ज्यादा है, तो वर्ड क्या यूज हो? प्रोबेबल, की हो सकता है कि आपको आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट देना पड़े और अमाउंट भी पता नहीं कितना होगा, तो आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। अगर अंदाजा लगा सकते हैं देन इट इज कॉल्ड एज प्रोविजन। कंटीजेंट लाइबिलिटी में चांसेस बहुत ही कम होते हैं, यानी कि 50% से भी कम चांसेस है, तो यहां पे नॉट प्रोबेबल आ गया, प्रोबेबल के साथ नो जुड़ गया, नॉट, और रिलायबल एस्टिमेट भी इसका आप लगा नहीं सकते कि कितना अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा, जहां पे आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, दैट इज कॉल्ड कंटीजेंट लाइबिलिटी। तो कंटीजेंट लाइबिलिटी जो हमारी दिखाते हैं हम नोट्स के अंदर दिखाते हैं, और ये दोनों चीजें हम बैलेंस शीट में, ये तो एक्चुअल लाइबिलिटी और ये प्रोविजन में हम लाइबिलिटी के अंदर दिखाते हैं, ये दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बैलेंस शीट के अंदर दिखाई जाती है, और ये सिर्फ डिस्क्लोजर इन नोट्स होता है। इसको हम बुक्स में बैलेंस शीट में कहीं नहीं दिखाते, सिर्फ डिस्क्लोजर ऑफ नोट्स में दिखाते हैं कंटीजेंट लाइबिलिटी को। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं एक डायग्राम एक आपसे बनाऊंगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि कहां कहां पे कंटीजेंट लाइबिलिटी बनेगी, कहां पे लाइबिलिटी बनेगी और कहां पे हमारा प्रोविजन बनेगा। तो डायग्राम एक बारी देखते हैं और फिर उसको एक बारी अच्छे से डिस्कस करते हैं, और साथ ही मैं कंटीजेंट असेट्स को भी आपके साथ अभी डिस्कस करूंगा विद इन 5 मिनट्स। ठीक है जी, चलिए पहले इस टॉपिक को हम कंप्लीट करते हैं। चलिए जितना मैं इसको रिमूव कर रहा हूं आप मेरे को फटाफट से बताओ, प्रोविजन क्या होता है जी? प्रोविजन में सर प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबल होता वर्ड यूज होता है, और एस्टिमेट भी लगा सकते हैं, जबकि कंटीजेंट लाइबिलिटी में तो नॉट प्रोबेबल होता है और हम एस्टिमेट भी नहीं लगा सकते, नो रिलायबल एस्टिमेट कैन बी मेड। चलिए अब बात करते हैं हम यहां पे
अब इस एग्जांपल से आपको बहुत और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि प्रोविजन क्या होता है, कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होती है और एक्चुअली में लायबिलिटी क्या होती है। ठीक है जी, यहां मैं लिख रहा हूं डिग्री ऑफ probability degree of probability of an inflow or outflow of resources। यहां लिखते हैं लायबिलिटीज, यहां लिखते हैं असेट्स। जी, लायबिलिटी लिखते हैं और असेट लिखते हैं। अगर किसी चीज की होने की संभावना जो है वो वर्चुअल सर्टेन है, मतलब वर्चुअल सर्टेन, अभी सबका मीनिंग आपके साथ डिस्कस करूंगा। मैं पहले इसको बोर्ड में बना देता हूं। वर्चुअल सर्टेन, प्रोबेबल, पॉसिबल, रिमोट। इनको समझते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, अगर किसी चीज के होने की जो संभावना है, आईएफआरएस में ये वर्ड यूज किए गए हैं, वर्चुअल सर्टेन, प्रोबेबल, पॉसिबल, रिमोट। बट प्रैक्टिकली अगर मैं परसेंटेज वाइज बात करूं, आईएफआरएस में परसेंटेज नहीं दी हुई, बट हम प्रैक्टिकली किस तरह से इनको मानते हैं, किस तरह से देखते हैं कि वर्चुअली सर्टेन का जनरली मतलब होता है कि 95% से ज्यादा चांसेस है कि आउटफ्लो होगा या इनफ्लो होगा। आउटफ्लो होगा, इनफ्लो होगा, कितने चांसेस है? 95% से ज्यादा। अगर 51% से ज्यादा चांसेस है बट 95% से कम चांसेस है, तो आप किस कैटेगरी में आ जाओगे? प्रोबेबल की कैटेगरी में आ जाओगे। 51 और 95 के बीच में आप किस कैटेगरी में आ जाओगे? मैं अगेन एक बात रिपीट कर रहा हूं, ये सिर्फ एक समझने का तरीका है, बट एक्चुअली में प्रैक्टिकली क्या होता है कि कोई परसेंटेज नहीं दी हुई आईएफआरएस में। ये हम इस तरह से समझते हैं कि इन जनरल जब हम चीजों को डिसाइड करते हैं तो हम देखते हैं कि अगर लाइक 95% से ज्यादा चांसेस हो वो वर्चुअली सर्टेन होगा, अगर 51% से ज्यादा चांसेस है बट 95 से कम है, लाइक 60-70% है, तो आप उसको प्रोबेबल बोलेंगे। और अगर पॉसिबल का मतलब है कि यार 5% से ज्यादा चांसेस है और 50% तक हो सकता है, लाइक 40%, 20%, 30%, तो पॉसिबल है। रिमोट में तो 5% से कम चांसेस होते हैं कि मुश्किल है कि ये चीज हो सकती है, नहीं हो सकती है। ठीक है जी, तो अगर आपको लगता है कि आपका आउटफ्लो, मैं पहले आउटफ्लो के बारे में बात करूंगा, अगर आपको लगता है कि आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज होगा, आपको लगता है कि आउटफ्लो होगा, तो उस केस में आप सर्टेन है, तो यहाँ पे एक्चुअल लायबिलिटी हम बनाएंगे। क्या बनाएंगे जी? एक्चुअल लायबिलिटी को रिकॉग्नाइज करेंगे, लायबिलिटी को हम रिकॉग्नाइज करेंगे अपनी बुक्स में, एक्चुअल लायबिलिटी हम यहाँ पे दिखाएंगे। ठीक है जी, अगर आपको लगता है कि 95 वर्चुअली सर्टेन नहीं है बट प्रोबेबल वर्ड है कि 90% चांसेस है, 80% चांसेस है, 70% चांसेस है, तब आप प्रोविजन बनाओगे, एक्चुअली लायबिलिटी नहीं बनाओगे, प्रोविजन बनाओगे। देखिए, यहां पे एक्चुअल लायबिलिटी बैलेंस शीट में जाएगी फॉर श्योर, यहां पे एक्चुअल लायबिलिटी नहीं जाएगी, तो एक प्रोविजन बनेगा उसका, वो बैलेंस शीट में जाएगा। तो दोनों में फर्क देखिए, यहां एक्चुअल लायबिलिटी बनेगी, यहां पे प्रोविजन बनेगा। और अगर पॉसिबल चांस है, मतलब 50% से कम है, 5% से ज्यादा है, रिमोट से ज्यादा है और प्रोबेबल से कम है, तो उस केसेस में हम डिस्क्लोजर बाय नोट्स, यानी कि यहां पे बात कर रहे हैं कंटीजेंट लायबिलिटी के बारे में, कंटीजेंट लायबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं कि हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, यहां पे डिस्क्लोजर बाय नोट्स दिखाएंगे। तो देखिए, अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर हमें लगता है कि हमारा आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज होगा, वर्चुअली सर्टेन है, 95% से ज्यादा चांसेस है, तो एक्चुअल लायबिलिटी बनाइए। अगर प्रोबेबल है 60-70%, देन प्रोविजन। और अगर आपको लगता है कि यार 50% से कम चांसेस है, तो सिर्फ डिस्क्लोजर में दिखाना, ताकि इन्वेस्टर्स को पता लगे, स्टेक होल्डर्स को पता रहे यार कोई इनके ऊपर लायबिलिटी आ सकती है, अभी नहीं आई है, आ सकती है, तो आप उसको डिस्क्लोजर बाय नोट्स में दिखाएंगे। और रिमोट चांसेस हैं तो कुछ भी नहीं करना, तो कुछ भी
नहीं करना। तो ये जो सारी चीजें हैं ये हम प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कर रहे हैं कि जहां पे हम चीजों को इन्वेस्टर्स को दिखा रहे हैं कि जो हमारे एक्सपेक्टेड लॉसेस हैं वो आ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है जी। अब बात करते हैं इनफ्लो। अगर पैसा मिलने वाला वर्चुअली सर्टेन है तो यहाँ पे असेट भी दिखाएंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे असेट्स को फॉर श्योर। और अगर आपको लगता है कि कोई कोर्ट केस चल रहा है और 90% चांसेस आप जीत जाओगे, जीते नहीं हो, जीत जाओगे, तो आपको उसको असेट नहीं दिखाना, उसको सिर्फ कंटीजेंट असेट दिखाना है, डिस्क्लोजर बाय नोट्स। अभी मैं कंटीजेंट असेट की एक बार डेफिनेशन भी बताऊंगा आपको, बट एक बार आप इसको समझिए दोनों में क्या अंतर है। यहां पे हम कंटीजेंट असेट्स दिखाएंगे, कंटीजेंट असेट दिखाएंगे, अपनी बैलेंस शीट में नहीं दिखा रहे हैं, सिर्फ नोट्स में दिखा रहे हैं कि एक कोर्ट में केस चल रहा है और 90% 85% चांसेस है कि हम जीत जाएंगे। अगर वो लाइबिलिटी के केस में होता तो प्रोविजन बन चुका होता, बैलेंस शीट में दिख चुका होता। बट अगर इनफ्लो के केस में है तो आप बैलेंस शीट में नहीं दिखाओगे, आप सिर्फ नोट्स में दिखाओगे। नोट्स में आप इसको एज ए कंटीजेंट असेट्स को डिस्क्लोजर बाय नोट्स दिखाओगे। और यहां पे कुछ भी नहीं करना, यहां पे कुछ भी नहीं करना। अगर आपको लगता है कि 45% चांसेस है, यानी पॉसिबल वाली सिचुएशन में जीतने की, कुछ नहीं करना। रिमोट वाले में तो कुछ वैसे ही नहीं करना। तो देखिए यहां पे अगर आपके 50% से कम चांसेस है तब आप डिस्क्लोजर दिखा रहे थे, बट यहां पे पुख्ता सबूत से कम चांसेस है, मतलब वर्चुअली सर्टेन से आप नीचे हो, तब भी आपको कंटीजेंट दिखाना है। सिर्फ एक केस में असेट्स को रिकॉग्नाइज कराना है, जब आप यू आर श्योर शॉट की हाँ भाई असेट इनफ्लो होगा, तभी आपको असेट दिखाना है। बट अगर आप श्योर नहीं हो, 95% से ज्यादा श्योर नहीं हो, तब आपको उसको कंटीजेंट असेट दिखाना है। तो वर्चुअली सर्टेन पे असेट बनेगा, प्रोबेबल पे सिर्फ नोट्स में दिखाएंगे, और पॉसिबल और रिमोट में कुछ भी नहीं होगा। तो कंटीजेंट असेट्स की डेफिनेशन भी यही होती है कि ऐसे पॉसिबल असेट जो पास्ट इवेंट से आए हैं, जिनका एग्जिस्टेंस कंफर्म होगा, अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ certain event which are not in the control of the entity। तो सिंपल सी भाषा में मैं ये बताना चाहूंगा कि कंटीजेंट असेट्स वो होंगे जब आपको प्रोबेबल चांसेस होंगे कि आपको इनफ्लो रिसोर्सेज होगा, बट वो एंटिटी के कंट्रोल में नहीं है, तो आपको बैलेंस शीट में नहीं दिखाना, सिर्फ डिस्क्लोजर बाय नोट्स में दिखाना है। ओके, तो आई होप अब आपको ये समझ में आया होगा कि कब एक्चुअल लायबिलिटी बनेगी, कब प्रोविजन बनेगा, कब कंटीजेंट लायबिलिटी बनेगी, कब असेट दिखाएंगे, कब हम कंटीजेंट असेट दिखाएंगे। तो आई होप ये बात आपको अब समझ में आ गई होगी। अगली वीडियो में मैं इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आपके डिस्कस करूंगा। आज सिर्फ मैंने कॉन्सेप्ट के ऊपर और डेफिनेशन के ऊपर फोकस किया है। आई होप डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट आपको याद हो चुके होंगे, अब तक नहीं होंगे तो 1 मिनट में भी रिवाइज करेंगे। अगली क्लास में एग्जाम्पल के तहत इसको डिस्कस करेंगे और कुछ नई चीजें और सीखेंगे इस स्टैंडर्ड की। तो फटाफट से आइए मेरे साथ एक बार इसको समराइज करके क्लोज करते हैं अगले 1 मिनट में। लायबिलिटी का मतलब होता है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन फ्रॉम पास्ट इवेंट, जिसके सेटलमेंट से आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स होगा। प्रोविजन में क्या का मतलब होता है कि लायबिलिटी के अंदर अनसर्टेन अमाउंट और टाइमिंग जुड़ जाती है। जब प्रोबेबल वर्ड यूज किया गया और लायबल एस्टिमेट यूज किया गया, वो प्रोविजन बन गया। लायबिलिटी की डेफिनेशन में जब हमने प्रोबेबल वर्ड यूज किया और रिलायबल एस्टिमेट किया, तो वो प्रोविजन की डेफिनेशन बन गई। प्रोविजन की डेफिनेशन में जब हमने नॉट प्रोबेबल और नो रिलायबल एस्टिमेट कैन बी मेड यूज किया, तो वो कंटीजेंट लायबिलिटी की डेफिनेशन बन गई। कंटीजेंट लायबिलिटी सिर्फ डिस्क्लोजर बाय नोट्स होती है, वो हम बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे। इसी तरह से कंटीजेंट असेट्स भी एक पॉसिबल असेट्स होते हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होते हैं, एंटिटी के कंट्रोल में नहीं होते हैं, वो डिपेंड करता है कुछ इवेंट्स के ऊपर। तो उस केसेस में भी हम डिस्क्लोजर बाय नोट्स दिखाएंगे, एक्चुअली में असेट्स को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। देन मैंने इसको समराइज किया कि डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी के बारे में, अगर आउटफ्लो हो रहा है तो अगर आपके पास वर्चुअली सर्टेन है तो आप रिकॉग्नाइज करो लायबिलिटी, अगर आप प्रोबेबल हो तो आप प्रोविजन बनाओ, अगर पॉसिबल है तो नोट्स में दिखाओ, और अदर रिमोट है तो कुछ नहीं करना। इसी तरह से इनफ्लो के केसेस में असेट्स यहां बनेगा, प्रोबेबल के केसेस में नोट्स में दिखाना है, बाकी केसेस में कुछ नहीं करना। आई होप आपको समझ में अच्छे से आया होगा। वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और लाइक कमेंट वो तो कीजिए ही कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वो भी कर दीजिए। अगली वीडियो में विद एग्जांपल्स इसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।